हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 है और 3-4 दिन से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और आज भी हमारा क्वेश्चन आंसर है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अब प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम फिर करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कल हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किया था जिसमें पहला प्रश्न को किया था और आज दूसरा प्रश्न को करेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो बिस्मार्क प्रसा का शासक और विलियम का चांसलर था। कहने का अर्थ है कि प्रसा क्या है, जर्मनी का एक क्षेत्र है, वहां पर बिस्मार्क क्या था, एक राजा था और विलियम का क्या था, एक चांसलर था, मतलब एक प्रधानमंत्री था। ठीक है। उसके बाद कहता है बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि था। कहने का अर्थ है जैसे हमारे भारत में क्या होता है, जिसका नाम संसद है वहां पर जर्मनी में क्या नाम है, उसका डाइट नाम है। भारत में जिसका नाम संसद है वह उसका जर्मनी में क्या नाम है, डाइट। तो कहता है कि बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि है, मतलब जर्मनी में जो डाइट था, संसद था, उसका वहां का क्या था, प्रतिनिधि था। ठीक है। प्रतिनिधि क्या होता है, जो हमारी आवाजों को सरकार तक पहुंचाता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे हमारा मुखिया, अगर कुछ सारे मुखिया तो एक जैसा नहीं है, लेकिन जो ईमानदार मुखिया होता है वो तो जनता की आवाज को सुनता है और जो गांव में कमी होता है उसे पूरा करता है, तो उसी को प्रतिनिधि कहते हैं। और मुखिया क्या करता है, सरकार से निवेदन करता है, अपने जो भी करता है और जनता के लिए करता है, वही तो प्रतिनिधि कहलाता है। मतलब जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाता है उसे ही प्रतिनिधि कहते हैं। बिस्मार्क रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया। रक्त एवं लौ की नीति कहने का अर्थ है कि सेना की शक्ति का अवलंबन किया। यह बिस्मार्क जानता था कि बिना सेना की शक्ति के चलते हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जर्मनी का एकीकरण हम नहीं कर सकते हैं बिना सेना की शक्ति के। तो उसने क्या किया, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा का क्या हुआ कि जर्मनी के एकीकरण के लिए, मतलब जर्मनी के एकीकरण के लिए, मतलब एकीकृत होने के लिए, एक होने के लिए प्रसा का डेनमार्क, मतलब प्रसा जो क्षेत्र था, जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रसा है, तो मतलब राज्य प्रसा है। तो प्रसा का किससे किससे युद्ध होता है, प्रसा किस लिए युद्ध करता है, जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो प्रसा का सबसे पहले डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, फ्रांस के साथ युद्ध होता है, जिसमें सबसे पहला युद्ध होता है डेनमार्क के साथ। तो 1864 में प्रसा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। मतलब इस डेनमार्क को हराने के लिए जो प्रसा था ऑस्ट्रिया का साथ लिया, तो इसके साथ मिलकर क्या किया, डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच सेडवा का युद्ध हुआ। मतलब सबसे पहले तो ये प्रसा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर देता है, फिर उसके बाद प्रसा क्या करता है, ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है। और 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच सेडवा का युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम होता है सेडवा। उसके बाद 1871 में फ्रांस प्रसा के बीच, मतलब उसके बाद क्या होता है, ये दोनों को हराने के बाद क्या करता है, प्रसा फ्रांस से युद्ध करता है। और उसके बाद क्या करता है, प्रसा का फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध। याद रखिएगा कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसे सेडवा का युद्ध कहते हैं, और जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था उसे सेडान का युद्ध कहते हैं। उसके बाद होता है 10 मई 1871 को फ्रांस प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि। मतलब जो यह युद्ध हुआ इस दोनों के साथ, तो ये मतलब प्रसा जो डेनमार्क के साथ युद्ध किया था, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया था, इसमें तो ये दोनों हार गया था। लेकिन क्या था कि प्रसा और फ्रांस, मतलब जितना शक्ति इसके पास था उतना ही शक्ति इसके पास था, इसलिए इस युद्ध का अंत ही नहीं हो रहा था। तो बाद में प्रसा फ्रांस के जो नेपोलियन III था उससे जाकर एक संधि करता है, जिस संधि का नाम होता है फ्रैंकफर्ट की संधि। मतलब बैठकर एक संधि करता है कि जब युद्ध का अंत ही नहीं हो रहा है तो बिना काम के हमारे संसाधन जियान हो रहा है, इसलिए वो जाके फ्रैंकफर्ट की मतलब संधि होता है जिसके तहत युद्ध को बंद किया जाता है। और उसके बाद होता है इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। देखिए हम तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराए हैं, कि पूरी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं तो आप जाइए पूरी वीडियो देखिए, जब पढ़ा रहे थे बुक तो जाइए, प्ले लिस्ट बन गया। ठीक है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रवाद के उदय के कारणों और प्रभावों की चर्चा करें। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण, सबसे पहले क्या कर रहा है, कारण, उसके बाद प्रभाव। चलिए तो सबसे पहले कारण देख लेते हैं। तो कारण था पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। अब देखिए पुनर्जागरण तो हम बुक में पढ़ा रहे थे, बता दिए थे, लेकिन पुनर्जागरण कहते हैं मतलब 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के समय को पुनर्जागरण काल कहते हैं। किस 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के समय को पुनर्जागरण काल कहते हैं। और उसके बाद दूसरा में है कि 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श है, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श कौन कौन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता कहने का अर्थ है मतलब हमें स्वतंत्र होना है, आजाद होना है। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता, समानता, हम एक समान रहेंगे। और बंधुत्व कहने का अर्थ है भाईचारा, हम लोग का भाईचारा अच्छा होना चाहिए। इसी को कहते हैं 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। हम अभी भी आपको कर रहे हैं, नहीं समझ में आया तो जाइए फुल वीडियो देखिए। तीसरा में है कि नेपोलियन का सैन्य अभियान। नेपोलियन ने एक सैन्य अभियान चलाया था जिसमें
नेपोलियन क्या चलाया था, तो एक सैन्य अभियान चलाया था। उसके बाद है चौथा में कि मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं, जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करता है उसे प्रतिक्रियावादी, मतलब समाज में कोई भी सुधार नहीं होने देता है उसे प्रतिक्रियावादी कहते हैं। क्या कहता है, ये 4 कारण था किसका, राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण था। अब उसका परिणाम क्या निकला, इसका मतलब कारण हो गया, फिर क्रांति हुआ होगा, फिर उसका प्रभाव निकला होगा। तो प्रभाव में क्या है, प्रभाव में सबसे पहला है कि एक में राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में, मतलब राष्ट्रीयता की भावना कहने का अर्थ है कि प्रेम की भावना से प्रभावित होकर अनेक राष्ट्रों मतलब देशों में क्रांतियां, आंदोलन और नए राष्ट्रों का उदय होने लगा। ठीक है, तो पहला ए था। दूसरा है कि राष्ट्रवाद का प्रभाव एशिया अफ्रीका के उपनिवेश पर भी पड़ा। एशिया कहने का अर्थ है भारत एशिया महादेश में पड़ता है और अफ्रीका भी एक महादेश है, तो उसके उपनिवेश पर भी पड़ा। और तीसरा में है कि राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्ति और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। क्या किया कि प्रतिक्रियावादी, अभी हम आपको बताएं, पर जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं उसे प्रतिक्रियावादी कहते हैं। निरंकुश, जिस पर किसी का अंकुश न हो, जो किसी का बात नहीं मानता है, तो उन सभी राजाओं का क्या कर दिया, प्रभाव कमजोर कर दिया जनता पर से। चौथा में है कि राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। ठीक है, और चौथा में है कि भारत भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ। तो ये सब क्या हुआ कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। ठीक है, देखिए हम आपसे अभी भी कह रहे हैं, जाइए प्ले लिस्ट में बन गया है, आप वो वीडियो देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम पढ़ा दिए हैं तो कम ही इसमें बताएंगे। तो जाइए देखिए उसमें। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण करें। तो चार्ल्स एक्स निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स एक्स क्या था, एक निरंकुश कहने का अर्थ है कि जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, जो किसी का बात नहीं मानता, और प्रतिनिधि था प्रतिक्रियावादी, मतलब जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करता है। और समाज में मान लीजिए रोड बनवाना है और उस रोड का विरोध कर रहा है, कोई रोड बनवा रहा है तो कोई विरोध कर रहा है, वही प्रतिक्रियावादी कहलाता है। तो वो शासक था, मतलब वहां का वो राजा था। ठीक है, वहां का राजा कैसा था, वहां का जो राजा था वो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था, और जिसने फ्रांस में राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया। ठीक है, कहने का अर्थ है कि फ्रांस में राष्ट्रीयता मतलब देश के प्रति प्रेम एवं जनतंत्रवादी मतलब जनता के हाथ में जिसमें शक्ति होता है, उस भावनाओं को दबाने का काम किया। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिग्ने को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पहले के राजा का एक प्रधानमंत्री होता है जो किसी भी काम को, मतलब किसी भी बात को सही तरीके से रखता है, किसके पास, अपने राजा के पास। तो उसका एक प्रधानमंत्री बनाया। किसको, पोलिग्ने को बनाया। पोलिग्ने का अभिजात वर्ग का साथ देता था। अभिजात कहने का अर्थ है जो उच्च वर्ग के लोग थे उनका साथ देता था। उदारवादियों ने इसे चुनौती तथा, उदारवादी कहने का अर्थ है जिनके पास थोड़ा बुद्धि था, थोड़ा ज्ञान था, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इसे चुनौती तथा क्रांतिया के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। मतलब ये जो काम किया पोलिग्ने का अभिजात वर्ग का साथ देता था, मतलब उच्च वर्ग का जितना भी काम था उसका साथ देता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनका साथ देता था। तो जो उदारवादी लोग थे वो इसे समझे कि अच्छा इसे चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा, और उदारवादियों में पोलिग्ने के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट हुआ। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनमें क्या हुआ कि उनके विरुद्ध, पोलिग्ने के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट हुआ। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध के प्रतिक्रियावादी 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश के द्वारा उदार तत्व गला घोटने का प्रयास किया। मतलब 4 अध्यादेश कानून लगाया, जिसमें देखिए 4 अध्यादेश कानून हम अभी नहीं बताएंगे, उसमें बता दिए हैं, अब जाकर देख लीजिए। ठीक है, 4 अध्यादेश कानून ऐसा लाया जिसमें इन लोगों को पूरा मुंह ही बंद कर दिया। ठीक है, ये जो मध्यम वर्ग के जो उदारवादी लोग हैं इनके विरुद्ध 4 अध्यादेश कानून लाया। ठीक है, 4 कानून लागू कर दिया। गला घोटने का इन लोगों का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, इस अध्यादेश के विरुद्ध पेरिस में क्रांति का लहर दौड़ गया। पेरिस में क्या हुआ, क्रांति का लहर दौड़ गया और फ्रांस में 28 जून 1830 से गृह युद्ध आरंभ। गृह युद्ध कहने का अर्थ है जब देश के अंदर युद्ध होता है तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ होता है, इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के बाद चार्ल्स एक्स को फ्रांस की गद्दी त्याग कर, इस क्रांति के बाद क्या हुआ, चार्ल्स एक्स जो वहाँ का राजा था वो फ्रांस की गद्दी को त्याग कर कहाँ, इंग्लैंड पलायन कर गया और बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। इसके बाद क्या हुआ, बुर्बो वंश का जो शासन था उसका अंत हो गया और बुर्बो वंश की स्थापना आर्लियंस वंश के लुई फिलिप को, मतलब बुर्बो वंश का जब अंत हो गया है तो एक और वंश आया जिसका नाम था आर्लियंस वंश, उसमें का जो राजा था वो लुई फिलिप। अब इसको गद्दी सौंपा गया। ठीक है, क्या इसको गद्दी सौंप दिया गया था। चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न था यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो यूनान वाला देश का मतलब स्वतंत्रता के लिए क्या क्या हुआ उसमें उसका बात कर रहा है। तो यूनानी तुर्की साम्राज्य का अधीन था। तुर्की में एक देश था, उसके साम्राज्य का अधीन था। यूनान किस देश का अधीन था, तुर्की साम्राज्य का अधीन था। यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओरसा नामक स्थान पर की।
तुर्की से अलग होने के लिए कौन सा फिलायक नामक हितेरिया फिलायक नामक संस्था का एक स्थापना किया, जो कहाँ किया, उड़ीसा नामक स्थान पर की। किसने किया, यूनान ने किया। जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। मतलब ये तीनों देश क्या था, यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। ये तीन देश चाह रहा था कि यूनान को स्वतंत्रता मिले तुर्की से। क्या था, पक्षधर था। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसांजी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह उत्पन्न हुआ। यूनान में विद्रोह उत्पन्न हुआ कब, 1821 ईस्वी में। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर चिपसांजी के नेतृत्व में। उसके बाद 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। 1827 में क्या हुआ, लंदन एक देश है जहां पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ये तीनों देश क्या हुआ, किसके खिलाफ, तो तुर्की के खिलाफ खड़ा हुआ। और यूनान के समर्थन में, चूंकि यूनान को तो स्वतंत्रता दिलाना था, तो इसके समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। ये तीनों देश क्या किया, संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। किसके विरुद्ध, तो तुर्की के विरुद्ध निर्णय लिया। तीनों की संयुक्त सेना, जो तीनों देश की जो संयुक्त सेना थी, नवारिनो की खाड़ी में एक जगह एकत्रित हुआ तीनों देश की सेना। उसके बाद तुर्की के खिलाफ एकत्र हुआ, मतलब नवारिनो की खाड़ी में एकत्र हुआ और तुर्की के खिलाफ एकत्र हुआ। उसके बाद युद्ध में मिस्र और तुर्की के बुरी तरह पराजित हो गया। मतलब तुर्की की ओर से एक और देश आ गया, मिस्र, तो दोनों देश पराजित हो गया इन 3 देशों से। ठीक है, क्या हुआ, पराजित हो गया। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई, जिसके तहत यूनान को स्वायत्तता दिया गया। और 1832 में कस्तूरबा की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। यदि नहीं समझ में आया है तो हम अपने से इसमें तो कम ही समझाए हैं। आप जाइए फुल वीडियो देखिए, जब हम आपको बुक पढ़ा रहे थे और प्ले लिस्ट बन गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।